बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 15। गयासुद्दीन ऐशो इशरत का भी बड़ा दिलदादा था। उसे खूबसूरत और परी चेहरा औरतों की सोहबत और नगमा और रक्स से बेहद उनसियत थी। इसी वजह से उसका ज्यादा वक्त हरम सरा के अंदर ही गुजरता था। आमतौर पर यही होता था कि बादशाह थोड़ी सी देर के लिए दरबार में आता और बैठता, उमरा और अराकीने सल्तनत का सलाम लेता और चंद बहुत ही ज़रूरी और अहम अमूर का तस्फिया करके फ़ौरन हरम सरा के अंदर चला जाता। बाकी तमाम अमूर वकीलों और वजीरों के सपुर्द कर दिए जाते और यही लोग उसका तस्फिया करते। कभी कभी ऐसा भी होता कि बादशाह कई कई हफ्तों तक हरम सरा से बाहर ही ना निकलता था। ऐसे अयाम में ये हुक्म था कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम आ पड़े या सरहदी मकामात से कोई अर्ज़ेदाश्त आए तो उससे बादशाह को मुतला किया जाए। इसके अलावा दीगर अमूर वजीर खुद ही अंजाम दे दिया करते थे। इस तरह गयासुद्दीन के ऐशो इशरत में सल्तनत की जिम्मेदारियां दखल अंदाज नहीं होती थी। बहरहाल यही गयासुद्दीन अपनी सल्तनत के अमूर से बिल्कुल गाफिल होकर ऐशो इशरत में पड़ा हुआ था। इस दौरान उसकी बदबख्ती ने सर उभारा, इसलिए कि दहली के सुल्तान कम अज कम दो इलाकों को सल्तनत दहली का हिस्सा समझते थे, एक लखनौती और दूसरा बिहार। चुनाचे सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने भी गयासुद्दीन से मुतालबा किया कि वो बिहार और लखनौती के इलाके सल्तनत दहली के हवाले कर दे, और जब गयासुद्दीन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने उसके खिलाफ लश्कर कशी का फैसला कर लिया था। घर की हर शय को बेतरतीब करती, समंदर की लहरों बस्ती बस्ती उजाड़ती, करिया करिया वैरान करती, बिफरती रक्सा आवाजों और बरको तलातुम के रक्से दमादम की तरह हमलावर हो गया था। दोनों लश्करों के टकराने से तामीर व तखरीब, तमानियत व तजलील, गिरोहबंदी, इंतशार, अखुवत, अदावत, दुख और सुख, खैर व मुनकरात, नेकी व फवाहिश एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हो गए थे। काफी देर तक दोनों लश्करों के दरमियान घमसान का रन पड़ा। आखिर हर आंख ने देखा सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के मुकाबले में गयासुद्दीन खिलजी की हालत बड़ी तेजी से मरहम को तरसते जख्मों, यकबस्ता दुख की हवाओं, छाओं को तरसते शज्र, अलम नसीब सायों और गमे दहर के वैरानों की सी होना शुरू हो गई थी। उस मौके पर गयासुद्दीन और उसके सालार अपने लश्कर का गहरी निगाहों से जायजा ले रहे थे। चुनाचे गयासुद्दीन खिलजी ने जब देखा कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के मुकाबले में उसके लश्कर की हालत नगर नगर सरगर्दा, बेमंजिल मुसाफिर और गलियों गलियों उड़ते खुश्क पत्तों की सी होना शुरू हो गई है, तब उसने एक तरह से अपनी नाकामी और शिकस्त को कबूल करते हुए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश से सुलह की दरख्वास्त की। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने सुलह की उस दरख्वास्त को कबूल कर लिया, जिसके नतीजे में बिहार और लखनौती सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की ममलुकत में शामिल कर दिए थे, और उन दो जगहों पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के नाम का खुतबा व सिक्का जारी कर दिया गया। इसके अलावा सुलह होने के बाद गयासुद्दीन खिलजी ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की खिदमत में 38 हाथी 80,000 की नकदी पेश की, जिसे सुल्तान अल्तमश ने कबूल कर लिया, और बिहार और लखनौती पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपने बेटे नासिरुद्दीन को हाकिम मुकर्रर किया। इसके बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश अपने लश्कर को लेकर वापस दहली की तरफ चला गया था। निज़ा खान, एतमर, उसकी माँ करातीस, भाई बारबद चारों एक रोज अपने दीवान खाने में बैठे एतमर की शादी से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उस मौके पर निज़ा खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे बच्चे तुम लोग बैठो, मैं देखता हूँ दरवाजे पर कौन है। हो सकता है कजला खान ही हो, इस वक्त और कौन दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। उसके साथ ही निज़ा खान दीवान खाने से निकला। जब उसने सदर दरवाजा खोला तो दो जवान जो मुसल्ला थे दरवाजे पर खड़े थे। उन्हें अपनी हवेली पर इस हालत में देखते हुए निज़ा खान चौंका था। चेहरे से वो दोनों लगते भी अजनबी थे। चंद लम्हे तक बगौर उनका जायजा लेने के बाद निज़ा खान ने उन्हें मुखातिब किया, बच्चों मैंने तुम दोनों को पहचाना नहीं, तुम कौन हो और क्यों मेरी हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी है। इस पर उनमें से एक बड़ी शाइस्तगी और बड़े मुअद्दब लहजे में कहने लगा, अगर मैं गलती पर नहीं तो आप मोहतरम निज़ा खान हैं। निज़ा खान को कुछ ढारस हुई, हल्का सा तबस्सुम चेहरे पर बखेरा, फिर कहने लगा, बच्चे तेरा अंदाजा दुरुस्त है, मैं ही निज़ा खान हूँ। वो जवान फिर निज़ा खान को मुखातिब करके कहने लगा, मेरा नाम तर्दी खान है और मेरे साथ ये मेरा साथी है, नाम इसका अरगोन खान है। हम दोनों कजला खान से मिलना चाहते हैं। हम गुज़िश्ता कई दिन से दहली में दाखिल हुए हैं। यहाँ आकर पता चला कि वो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के साथ बिहार और लखनौती की मुहिम पर गया हुआ था।
फिर हमें पता चला कि लश्कर गुज़िश्ता दिन लौट आया था। हम गुज़िश्ता दिन इसलिए नहीं मिले कि वो थका हारा होगा। हमने उसकी रिहाइशगाह भी मुस्तकर में कुछ लोगों से देख ली थी। चुनाचे जब हम उसकी रिहाइशगाह में उससे मिलने के लिए गए तो उसके बाहर कुफल लगा हुआ था। फिर हमें बताया गया कि अगर वो अपने मकान में नहीं तो फिर वो आपकी हवेली में हो सकता है। हम पर यह भी इंकशाफ किया गया कि कजला खान की मंगनी आपकी बेटी से हो चुकी है। इस बिना पर हम यहाँ आए हैं और आपकी हवेली पर दस्तक दी है कि हम कजला खान से मिलना चाहते हैं। निज़ा खान ने दरवाजे का पट पूरा खोल दिया और उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, बच्चों अंदर आओ। इसमें कोई शक नहीं, मेरी बेटी की मंगनी कजला खान से हुई है। वो यहीं बैठा हुआ था, थोड़ी देर हुई यहाँ से उठकर गया है, बाजार तक मेरे ख्याल में गया है, थोड़ी देर तक यहीं लौट कर आएगा। आप लोग बैठें, यहीं उससे आपकी मुलाकात हो जाएगी। इस पर तर्दी खान और अरगोन खान दोनों अंदर दाखिल हुए। दरवाजे को पहले की तरह निज़ा खान ने अंदर से जंजीर लगा दी थी। फिर उन दोनों को लेकर वो दीवान खाने की तरफ गया। उस मौके पर करातीस, एतमर और बारबत पहले ही दीवान खाने से बाहर आकर छतदार राहदारी में खड़े हो गए थे और निज़ा खान के साथ उन दोनों को आते देखकर करातीस और एतमर दोनों माँ बेटी दूसरे कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि बारबत ने आगे बढ़कर उनसे मुसाफा किया। फिर दोनों बाप बेटा उन्हें लेकर दीवान खाने में दाखिल हुए थे। अभी वो नशिस्तों पर बैठे ही थे कि दीवान खाने के बाहर से करातीस की आवाज आई। उसने बारबत को आवाज देकर बाहर बुलाया था। चुनाचे बारबत बाहर निकला। दीवान खाने से बाहर उस वक्त करातीस और एतमर दोनों माँ बेटी परेशान खड़ी थी। इस पर एतमर बड़ी राजदारी में बारबत को मुखातिब करके कहने लगी, बारबत इन दो आने वालों के पास तुम बैठो, बाबा को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजो। बारबत अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद निज़ा खान बाहर निकला। चुनाचे अपने बाप को देखते ही एतमर ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए जरा पीछे ले गई। फिर बड़ी राजदारी और जुस्तजू भरे अंदाज में निज़ा खान को मुखातिब करके कहने लगी, बाबा ये जिन दो मुसल्ला जवानों को आप अंदर लाए हैं और दीवान खाने में बिठाया है, ये कौन है? इस पर बड़ी संजीदगी में निज़ा खान अपनी बेटी एतमर की तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी इनमें से एक का नाम तर्दी खान, दूसरे का नाम अरगोन खान है। दोनों का कहना है कि वो कजला खान के दोस्त हैं और उससे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। इन्होंने मुझ पर यह भी इंकशाफ किया है कि वो शहर में अजनबी हैं। गुज़िश्ता कई दिन से वो मुस्तकर में ठहरे हुए हैं और कजला खान का इंतजार करते रहे हैं। उन्हें पता चला कि गुज़िश्ता दिन कजला खान आ चुका है, लिहाजा आज वो उससे मिलने के लिए आए। पहले उसके मकान की तरफ गए क्योंकि वहां कुफल लगा हुआ था। लिहाजा लोगों ने बताया कि कजला खान हमारी हवेली में मिल सकता है। लिहाजा उन्होंने हमारी हवेली पर दस्तक दी और मैं उन्हें अंदर ले आया। निज़ा खान जब खामोश हुआ तब खदशात भरी आवाज में अपने बाप को मुखातिब करते हुए एतमर कहने लगी, अगर ये कजला खान के दोस्त होने की बजाय उनके दुश्मन हुए और उन्हें नुकसान पहुंचाने के दर पे हुए तो बाबा ये सोचे फिर क्या होगा। एतमर के उन अल्फाज पर निज़ा खान का रंग पीला हो गया था। उस मौके पर करातीस भी परेशानी में अपने शोहर निज़ा खान को मुखातिब करके कहने लगी, एतमर का कहना दुरुस्त है, ये कजला खान के दुश्मन भी हो सकते हैं। कजला खान अब हमारा बेटा है, उससे बढ़कर हमें कोई शय अजीज नहीं है। लिहाजा आपको इन्हें यूं ही अंदर लाकर दीवान खाने में नहीं बिठा देना चाहिए था। अब पता नहीं ये कौन लोग हैं और कजला खान के साथ इनके क्या ताल्लुकात और दुश्मनी है। करातीस और एतमर की उस गुफ्तगू से निज़ा खान परेशान हो गया था। अपने बाप की परेशानी देखते हुए एतमर कहने लगी, बाबा अब जबकि आपने इन्हें लाकर दीवान खाने में बिठा ही दिया है तो फिर ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करें, खुद जाकर उन दोनों के पास बैठें, बारबत को बाहर भेज दें। मैं और बारबत हवेली के सदर दरवाजे के पास जाकर खड़े होते हैं। थोड़ी देर तक कजला खान आने ही वाले होंगे। वो बाजार तक गए हैं और जो ही वो हवेली में दाखिल होंगे मैं उन्हें इस सूरत हाल से आगाह कर दूंगी ताकि वो इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। एतमर की उस तजवीज को निज़ा खान और करातीस दोनों ने पसंद किया था। फिर निज़ा खान एतमर के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मेरी बच्ची मैं तेरी दानिशमंदी और अक्लमंदी पर हमेशा फख्र करता रहूंगा। मैं समझता हूँ जहाँ कजला खान खुशकिस्मत है कि तू उसकी जिंदगी की साथी बनेगी, वहाँ मेरी बच्ची तू भी खुश नसीब है कि तुझे कजला खान जैसा मुखलिस जिंदगी का साथी मिल रहा है। बेटी मैं बारबत को बाहर भेजता हूँ, तू उसे साथ लेकर हवेली के सदर दरवाजे की तरफ जा और जो ही कजला खान आए उससे सूरत हाल से आगाह कर देना ताकि वो हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। चुनाचे निज़ा खान फिर दीवान खाने में जाकर उन दोनों के पास बैठ गया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे गुफ्तगू करने लगा, जबकि बारबत को उसने बाहर भेज दिया था। बारबत को लेकर एतमर हवेली के सदर दरवाजे की तरफ चली गई थी, जबकि करातीस भी उनके पीछे पीछे गई और सदर दरवाजे के दाएं जानिब जो फल और फूलदार दरख्त थे उनके पास जा खड़ी हुई थी। कोई ज्यादा देर ना गुजरी थी कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की पहली सदा पर ही लपक कर एतमर ने दरवाजा खोल दिया। कजला खान ने जब एतमर और बारबत दोनों को हवेली के दरवाजे पर खड़े देखा और साथ ही उसकी निगाह दाएं जानिब एक फलदार दरख्त के करीब खड़ी करातीस पर पड़ी तो वो चौंका। एतमर की तरफ देखते हुए कहने लगा,
एतमर, खैरियत तो है? तुम दोनों बहन भाई यूं दरवाजे पर परेशानी की हालत में क्यों खड़े हो? और मैं देखता हूँ अम्मा भी तुम्हारे दाएं जानिब परेशानी और जुस्तजू भरे अंदाज में खड़ी है। क्या मामला है? कजला खान यहीं तक कहने पाया था कि बिखरी बिखरी और परेशान आवाज में कजला खान को मुखातिब करते हुए एतमर कहने लगी, हवेली में 2 जवान आए हैं, दोनों ही मुसल्लह हैं और बकौल उनके वो इस शहर में अजनबी भी हैं। वो आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद है। एतमर के उन अल्फाज पर कजला खान भी चौंका था, लिहाजा एतमर की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या आने वाले इस वक्त हवेली के अंदर हैं? एतमर ने असबात में गर्दन हिलाई और कहने लगी, इस वक्त वो दीवान खाने में बैठे हुए हैं, बाबा उनके साथ बातें कर रहे हैं और वो दोनों मुसल्लह हैं। कजला खान ने फिर कुछ सोचा, दोबारा उसने एतमर की तरफ देखते हुए पूछ लिया, क्या उन दोनों आने वालों ने अपने नाम नहीं बताए थे? एतमर ने असबात में गर्दन हिलाई और फिर परेशान और बिखरे बिखरे लहजे में कहने लगी, हाँ, उन दोनों ने अपने नाम बताए हैं। एक का नाम तर्दी खान और दूसरे का नाम अरगोन खान है। ये नाम सुनकर हल्का सा तबस्सुम उस मौके पर कजला खान के चेहरे पर नमूदार हुआ था। फिर उसने बड़े प्यारे अंदाज में एतमर का गाल थपथपाया, साथ ही बारबद के सर पर हाथ रख के उसे हिलाया। इतनी देर तक करातीस भी वहां पहुंच गई थी, लिहाजा उसके बोलने से पहले ही करातीस ने उसे मुखातिब किया, बेटे, आने वालों से मुतालिक तफसील एतमर ने बता दी है। मेरे बच्चे, क्या वो? करातीस अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी, इसलिए कि कजला खान बोल उठा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, अम्मा, आप एतमर और बारबद को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों मेरे दोस्त हैं, बल्कि यूं जाने वो बेहतरीन दोस्त और भाई है। वो अपनी बस्ती ही के रहने वाले हैं। मेरी तरह उनके भी अजीजो अकारिब मारे गए थे। इसके बाद हम बिछड़ गए। मैं नहीं जानता इसके बाद वो कहाँ कहाँ गए। बहरहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मा, आप और एतमर दूसरे कमरे की तरफ जाएं और मैं और बारबद दीवान खाने की तरफ जाते हैं। कजला खान के उन अल्फाज पर करातीस और एतमर दोनों खुश और मुतमईन हो गई थी। फिर हवेली के सकूनती हिस्से में दाखिल हुए। करातीस और एतमर दोनों माँ बेटी अगले कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि कजला खान और बारबद दोनों दीवान खाने में दाखिल हुए थे। जो ही उन दोनों ने बारबद के साथ कजला खान को देखा, उनकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। उन्हें देखते हुए कजला खान ने भी अपने बाजू बढ़ा दिए थे, लिहाजा वो भी भागते हुए आगे बढ़े। बारी बारी कजला खान से गले मिले। फिर कजला खान ने उन्हें नशिस्तों पर बिठाया, साथ ही निज़ा खान को मुखातिब करके कहने लगा, बाबा, ये मेरे बेहतरीन दोस्त बल्कि यूं कहें भाई है। मेरी ही बस्ती के रहने वाले थे और मेरी तरह इनके भी अजीजो अकारिब मंगोलों के हाथों मारे गए। इतना कहने के बाद कजला खान तर्दी खान और अरगोन खान के पास बैठ गया। फिर उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, अपने अजीजो अकारिब के मारे जाने के बाद मैं भागा। बस मैं बदबख्ती में पकड़ा गया, गुलाम बना लिया गया और यहाँ हिंदुस्तान में लाकर बेच दिया गया। बस मेरे मुकद्दर अच्छे थे कि एक मुहिम के सिलसिले में मुझे आज़ादी मिल गई और अब मैं। यहाँ तक कहते कहते कजला खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि तर्दी खान बोला और कहने लगा, मेरे अजीज भाई, इसके बाद तुम्हें मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि तुम सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के लश्कर में शामिल हो चुके हो और तुम्हारी हैसियत सुल्तान के मुकदमतुल जैश के सालार की सी है। हम गुज़िश्ता कई दिन से दिल्ली में दाखिल हुए हैं, लेकिन तुम चूंकि बंगाल की मुहिम पर गए हुए थे, लिहाजा हमने मुस्तकर ही में कायम किए रखा। हम दिल्ली में 3 आदमियों के बेहद शुक्रगुजार हैं। एक सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के मुंशी ताजुद्दीन रेजा, दूसरे सुल्तान के नाइब वजीर ख्वाजा मुहज्जब और तीसरे रशीदुद्दीन कोतवाले शहर के। मुस्तकर में दाखिल होने के बाद जब हमने तारुफ कराया और तुम्हारे साथ अपना ताल्लुक भी जाहिर किया, तो उस वक्त कोतवाल रशीदुद्दीन वहां मौजूद था। उसने हमारी बड़ी इज्जत अफजाई की। अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि नाइब वजीर ख्वाजा मुहज्जब और सुल्तान का मुंशी ताजुद्दीन रेजा भी वहां पहुंच गए। चुनाचे उन्होंने भी हमारी बड़ी हिम्मत अफजाई की और हमसे वादा किया कि जो ही सुल्तान अपने लश्कर के साथ लौटता है तो हम दोनों को लश्कर में शामिल करा के लश्कर की फहरिस्त में इंदराज करा देंगे। मेरे भाई, लश्कर में तो हम बाद में शामिल होंगे, पहले मैं समझता हूँ हम तीनों को एक मुहिम सर कर लेनी चाहिए। इस पर गौर से उनकी तरफ देखते हुए कजला खान ने पूछ लिया, मेरे अजीज भाइयों, कैसी मुहिम? इस बार अरगोन कजला खान को मुखातिब करके कहने लगा, मंगोल सरदार बदाल खान की मुहिम। क्या तुम इस नाम को भूल चुके हो? बदाल खान का नाम सुनकर कजला खान का चेहरा सुर्ख हो गया था। कुछ सोचा, फिर नफी में गर्दन हिलाते हुए कहने लगा, उस कातिल को मैं कैसे भूल सकता हूं? उस मौके पर तर्दी खान बड़े गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, कजला खान, वो तेरे अहले खाना और अजीजो अकारिब का ही कातिल नहीं, हम दोनों के भी सारे रिश्तेदारों का वो कातिल है। यहां तक कहने के बाद अरगोन खान फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कह रहा था, कजला खान, मुसलमान इलाकों में तुर्कोताज और यलगार करने के बाद चंगेज खान तो वापस चला गया। सुल्तान जलालुद्दीन के पीछे उसने अपने बड़े बेटे चुगदाई को भेजा था, लेकिन वो भी हिंदुस्तान की सरजमीन से नाकाम होकर वापस चला गया।
चुनाचे जिन इलाकों में चंगेज खान ने यलगार की थी, वापस जाते हुए उसने अपने एक सालार चारमगान को वहां सिपह सालार मुकर्रर किया था और उसके तहत बहुत से सालार भी किए थे। उन सालारों में दो बड़े अहम हैं, एक बाइडो और दूसरा बदाल खान, जो हम सब के रिश्तेदारों का कातिल है। उसी ने एक लश्कर के साथ हमारे इलाकों पर हमला किया और सबको तहे तैग कर दिया। सुन मेरे भाई, चंगेज खान ने अपने जिस सालार चारमगान को अपने बाद मुसलमानों को इलाके का नासिब मुकर्रर किया था, उसके मुतालिक कहा जाता है कि वो मंगोलों का सबसे बड़ा काबिल सिपह सालार था। भाई, उस पर फालिज का दौरा पड़ा और वो मर गया। उसके मरने के बाद दश्त के खाकान ने दूसरे बड़े सालार बाइडो को मुसलमानों के सरहदी इलाकों का एक तरह का हाकिम मुकर्रर कर दिया और दूसरा बड़ा सालार जो हमारे सब अजीजों अकारिब और रिश्तेदारों का कातिल है, उसका नाम बदाल खान है। मेरे भाई, वो इन दिनों मोसल में कायम किए हुए हैं। ये बड़ा बेहतरीन मौका है। मोसल में हम बदाल खान को मौत के घाट उतार सकते हैं। मेरे भाई, उससे इंतकाम लेने की खातिर ही हम तुम्हारी तरफ आए हैं। हम चाहते हैं कि उससे निमटने के बाद वापिस आए और तुम्हारी तरह हम दोनों भी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के लश्कर में शामिल हो जाएं। मेरे भाई, अब बोलो तुम क्या कहते हो? अरगोन खान के उस सवाल के जवाब में गुस्से में कजला खान का चेहरा सुर्ख हो गया था। फिर एकदम उसकी छाती तन गई और वो अरगोन खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरे भाई, कहना क्या है? अगर बदाल खान का, जो हम सब के अहले खाना का कातिल है, मोसल ही में कायम किया है, तो फिर यूं जानो उसकी मौत, उसकी कज़ा उसे मोसल शहर में लेकर आई है। मेरे अजीज भाइयों, मैं तुम दोनों के साथ आज ही यहाँ से कूच करने के लिए तैयार हूँ। बदाल खान से अपने बेशुमार मकतूलों का इंतकाम लेना हमारे फराइज़े अव्वलीन में शामिल है। यहाँ तक कहने के बाद कजला खान जब खामोश हुआ, तब अरगोन खान और तर्दी खान दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, इशारा किया, फिर दोनों उठ खड़े हुए। इस पर गौर से उसकी तरफ देखते हुए कजला खान कहने लगा, ये तुम दोनों उठकर कहाँ जा रहे हो? इस पर तर्दी खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, कजला खान, हम दोनों मुस्तकर की तरफ जाते हैं, वहां अपने घोड़ों को तैयार करते हैं। तुम तैयार होकर उधर आ जाना, वहीं से कूच करेंगे। देख मेरे भाई, इस हवेली के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है हम जानते हैं। रुखसत होने के लिए तुम्हें उनसे भी बात करनी है, इसलिए कि यहाँ एक ऐसी हस्ती है जो आने वाले दौर में तुम्हारी जिंदगी की साथी बनने वाली है। लिहाजा मेरे भाई, इस घर से तुम्हारा एक ऐसा रिश्ता है कि तुम्हें इस मौजू पर उनसे बात करनी चाहिए थी। साथ ही नीजा खान की तरफ देखते हुए तर्दी खान कहने लगा, मोहतरम नीजा खान, आप ये जानिएगा कि कजला खान हमारा भाई है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर हम पर कोई आफत आती है तो पहले हम दोनों सामने होंगे, कजला खान की हिफाजत करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस मुहिम पर हम निकलने वाले हैं, खुदावंदे कुद्दूस की मेहरबानी और हिमायत से उस मुहिम में हम कामयाब लौटेंगे। तर्दी खान जब खामोश हुआ तब उसका बाजू पकड़ते हुए कजला खान कहने लगा, तुम दोनों भाई बैठो, खाना खाकर यहाँ से जाना। इस पर तर्दी खान कहने लगा, भाई, अभी तो असर का वक्त हुआ है, ये खाना खाने का कौन सा वक्त है? दोपहर का खाना हम मुस्तकर में खा चुके हैं। बस तुम तैयार होकर मुस्तकर की तरफ आओ, वहीं से अपनी मंजिल की तरफ कूच करेंगे। कजला खान ने भी उन दोनों की तजवीज से इत्तेफाक किया था, लिहाजा उन दोनों को साथ लेकर बाहर निकला। दरवाजे तक उन्हें छोड़ने गया। फिर जब वो पलटा तो दीवान खाने से बाहर नीजा खान और बारबत के साथ करातीस और एतमर दोनों खड़ी थी। शायद नीजा खान ने करातीस और एतमर को उस सारी गुफ्तगू से आगाह कर दिया था जो तर्दी खान और अरगोन खान की कजला खान के साथ हुई थी। उसके बाद सब दीवान खाने में बैठ गए, यहाँ तक कि गुफ्तगू का आगाज करातीस ने किया और कजला खान को मुखातिब करके कहने लगी, बेटे, एतमर के अब्बा मुझे और एतमर को तफसील के साथ सब कुछ बता चुके हैं। बेटे, हम में से कोई भी तुम्हें इस मुहिम से रोकेगा नहीं, पर इतनी इल्तजा करेंगे कि मोहतात रहना। ये मत ख्याल करना कि तुम्हारा कोई आगा पीछा नहीं है। मेरे बच्चे, ये हवेली तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी हैसियत अब हमारे बेटे की है। एतमर हमारी वो बेटी है जिसके लिए हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, और एतमर वो लड़की है जो तुमसे मंसूब हो चुकी है। लिहाजा एतमर की तरह अब तुम भी हमारे लिए सब कुछ हो। करातीस के खामोश होने पर नीजा खान ने एक गहरी निगाह अपनी बेटी एतमर पर डाली और उसने देखा वो कुछ उदास, परेशान और फिक्रमंद थी। उस मौके पर करातीस भी बराबर एतमर की तरफ देखे जा रही थी। एतमर ने भी अंदाजा लगा लिया था कि उसकी माँ और उसका बाप दोनों उसकी तरफ देख रहे हैं, लिहाजा अपने आप को उसने संभाला, होठों पर जबान फेरी, फिर कजला खान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अब जबकि आप अपने इन दोनों साथियों के साथ जाने का इरादा कर ही चुके हैं, तो ये बताएं कि आप ज़ादे राह के तौर पर क्या साथ लेकर जाएंगे। कजला खान ने भी एतमर की हालत का अंदाजा लगा लिया था, लिहाजा गौर से उसकी तरफ देखते हुए बड़ी नरमी में कहने लगा, एतमर, तुम्हें कुछ करने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मेरा घोड़ा इस वक्त यहीं बंधा हुआ है, इसे लेकर मैं पहले मोहतरम इज़ुद्दीन के यहाँ जाऊंगा, उनसे अपनी इस मुहिम का जिक्र करूंगा और उन्हें बताने के बाद अपने मकान में जाऊंगा। वहां से अपने फालतू कपड़े और जरूरी सामान लेकर मुस्तकर का रुख करूंगा और वहां से अपने दोनों साथियों तर्दी खान और अरगोन खान के साथ मोसल का रुख कर जाऊंगा। कजला खान जब खामोश हुआ
तब गौर से बल्कि घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए एतमर कहने लगी, मैं आपके इस जवाब से मुतमईन नहीं हूँ। ज़्यादा राह के बगैर तो आप नहीं जाएंगे, और फिर आपके साथ आपके दो साथी भी हैं। वो क्या सोचेंगे कि हम इस हवेली से खाली ही चले गए और रास्ते में खाने पीने का कोई सामान मुहैया नहीं किया गया। उस मौके पर करातीस ने नीसा खान को मखसूस इशारा किया, जिसे नीसा खान समझ गया। फिर करातीस एतमर की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटी तुम दोनों मिलकर फैसला कर लो, जो फैसला होगा उससे हम मुत्तफिक होंगे। जो चीज भी कजला खान साथ लेकर जाना चाहता है अभी और इसी वक्त तैयार कर दी जाएगी। उसके साथ ही करातीस दीवान खाने में दाखिल हुई। उसके साथ साथ नीसा खान भी अंदर चला गया और हाथ के इशारे से नीसा खान ने बारबत को भी बुला लिया। इस तरह शायद वो तीनों एतमर और कजला खान को कुछ देर अलहदगी में गुफ्तगू करने का मौका फराहम करना चाहते थे। उनके जाने के बाद एक गहरी निगाह फिर कजला खान ने एतमर पर डाली। फिर कहने लगा, एतमर मैं देखता हूँ तुम उदास, परेशान और फिक्रमंद हो गई हो। देखो एतमर, मुझसे नाराज मत होना इसलिए कि कजला खान को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि परेशानी का इजहार करते हुए एतमर बोल उठी, कौन आपसे नाराज हो रहा है? आपसे नाराज और खफा होने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ, ये जो आप अपने दोनों साथियों के साथ कूच कर रहे हैं तो इससे मैं वाकई उदास और अफसरदा हूँ, इसलिए कि आप मेरी जात का एक हिस्सा हैं। आपकी रवानगी और आपका कुछ अरसा हमसे दूर रहना यकीनन मेरे लिए बड़ा गिरां और बड़ा शाक गुजरेगा, लेकिन मैं आपको इस मुहिम से रोकूंगी भी नहीं। साथ ही मैं आपसे ये भी इस्तदा करूंगी कि जाने से पहले मेरे साथ 2 वादे कीजिएगा और वादा खिलाफी ना कीजिएगा। कैसे वादे? गौर से एतमर की तरफ देखते हुए कजला खान ने पूछ लिया। जवाब में एतमर अपने खूबसूरत सुर्ख होंठों पर जबान फेरते हुए कहने लगी, आप पहला वादा मुझसे ये करें कि अपने आप को नाहक खतरात में नहीं डालेंगे, इंतहाई एहतियात से काम लेंगे। मैं मानती हूँ बदाल खान जिसने आपके और आपके दोनों साथियों के अहले खाना को कत्ल किया था इस काबिल है कि उसकी गर्दन काटी जाए, लेकिन ये काम इंतहाई खतरनाक है। इसी बिना पर इस मुहिम ने मुझे परेशान और फिक्रमंद कर लिया है। लिहाजा आपका पहला वादा ये होना चाहिए कि आप बड़ी एहतियात से काम लेंगे, नाहक अपने आप को खतरात में नहीं डालेंगे। अगर कोई ऐसा मौका आए बदाल से इंतकाम लेना नामुमकिन हो जाए तो फिर मेरी आपसे इल्तिजा और इस्तेदा है कि अपनी इस मुहिम को अधूरा छोड़कर वापिस आ जाइएगा, खामखा मंगोलों की निगाहों में ना आइएगा। आप दूसरा वादा मुझसे ये करें कि सिर्फ आप अपने आप को अपनी जात तक महदूद नहीं रखेंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, हमारा जीना मरना साथ है। इस बिना पर जो भी काम करें ये भी निगाह में रखिएगा कि कोई दहली की एक हवेली में बड़ी बेचैनी और बड़ी बेताबी से आपका इंतजार कर रहा होगा, और इंतजार करने वाली आप जानते हैं मैं एतमर ही होंगी। मैं हर रोज अपनी हवेली के सदर दरवाजे को देखूंगी और इंतजार करूंगी कि आप कब सलामती के साथ लौटते हुए हवेली के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कब मुझे यह अच्छी खबर सुनाएंगे कि आपने मोसल शहर में बदाल खान को मौत के घाट उतार दिया है। एतमर जब खामोश हुई तब बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए प्यार भरे अंदाज में कजला खान कहने लगा, एतमर तुम क्या समझती हो कि मुझे कोई एहसास नहीं कि मैं किसी से वाबस्ता हूं, कोई मेरे जिस्म का एक हिस्सा है? एतमर मुतमईन रहो, जिन 2 बातों की तुमने निशानदही की है उन पर कायम रहूंगा। बदाल खान से निमटने के लिए इंतहाई मोहतात रहूंगा, और फिर जब तुम्हारी दुआएं मेरे साथ होंगी तो मुझे 100% उम्मीद है कि मेरा अल्लाह, मेरा मेहरबान खालिक इस सिलसिले में हमारी मदद करेगा और हम मोसल शहर में भी किसी न किसी तरह बदाल खान को मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाएंगे। कजला खान की उस गुफ्तगू पर एतमर किसी हद तक मुतमईन हो गई थी। फिर कहने लगी, आप ऐसा करें, अपने घोड़े को निकालकर पहले इज़ुद्दीन की तरफ जाएं, उन्हें अपनी रवानगी से मुतला करें और सुल्तान को भी वो आपकी रवानगी से मुतला कर देंगे। इसके बाद आप सीधे अपने घर जाइएगा, वहां से अपनी जरूरत का सामान और फालतू कपड़े लेकर आइएगा। वहां से आप मुस्तकर की तरफ नहीं जाएंगे, सीधे यहाँ मेरे पास आएंगे। आपके आने तक मैं आपके लिए और आपके दोनों साथियों के लिए ज़्यादा राह तैयार कर चुकी होंगी और उसे लेकर फिर आप यहाँ से कूच कर जाइएगा। कजला खान ने एतमर की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। जो गुफ्तगू उसके और एतमर के दरमियान हुई थी वो कजला खान ने नीसा खान, करातीस और बारबत से कही। फिर वो अस्तबल की तरफ गया, अपना घोड़ा खोला और हवेली से बाहर निकल गया था। कजला खान पहले सीधा इज़ुद्दीन के यहाँ गया। जो सूरत हाल सामने आई थी उससे उसे आगाह किया और उससे इजाजत लेने के बाद वो अपने घर गया। वहां से जरूरी अशिया लेने के बाद वापिस नीसा खान की हवेली की तरफ आया। घोड़े को उसने बाहर ही खड़ा कर दिया। हवेली में दाखिल हुआ। नीसा खान, करातीस, एतमर और बारबत शायद उसी का इंतजार कर रहे थे, इसलिए कि करातीस और एतमर दोनों माँ बेटी ने मिलकर ज़्यादा राह तैयार कर लिया था। कजला खान जो ही हवेली में दाखिल हुआ उसने देखा नीसा खान, करातीस, एतमर और बारबत दीवान खाने से बाहर खड़े शायद उसी के मुंतजिर थे। उन्हें देखते ही कजला खान कहने लगा, अब आप मुझे जाने की इजाजत दें। साथ ही मैं आप लोगों से यह भी इल्तमास करता हूँ कि मेरी रवानगी के बाद मेरी कामयाबी के लिए भी दुआ कीजिएगा।
कजला खान के उन अल्फाज पर सब संजीदा और फिक्रमंद हो गए थे। यहाँ तक कि निज़ा खान ने कजला खान को मुखातिब किया, बेटे, हम चारों ने अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी कामयाबी की दुआ नहीं मांगनी तो फिर इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जिसके लिए हम दुआ मांगे। उस मौके पर उदास से अंदाज में एतमर ने कजला खान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, आपका घोड़ा कहाँ है? घोड़े को तो मैं हवेली से बाहर बांध कर आया हूँ। एतमर की तरफ देखते हुए कजला खान ने कह दिया था। इस पर एतमर कहने लगी, तो फिर जो सामान आपके लिए तैयार किया है हवेली से बाहर ही घोड़े की जीन से बांधते हैं। उस मौके पर एतमर और बारबत ने गौर से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दोनों बहन भाई मतबख की तरफ गए और वहां से कुछ सामान उठा कर लाए। जब वो उस जगह आए जहां कजला खान, निज़ा खान और करातीस खड़े थे और जो सामान एतमर ने उठा रखा था, कजला खान ने झुककर जब वो सामान उससे लेना चाहा, तब बड़े प्यार और चाहत में उसे मुखातिब करके एतमर कहने लगी, सामान इतना भारी नहीं है, आप फिक्रमंद ना हो, मैं ये सारा सामान खुद आपके घोड़े के पास लेकर जाऊंगी। इस पर कजला खान एतमर की राह रोक कर खड़ा हुआ, कहने लगा, एतमर, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मैं खाली हाथ चलूं और तुम मेरे साथ सामान उठाए हुए हो। लिहाजा बेहतरी भलाई इसी में है कि ये सारा सामान मुझे दे दो। कजला खान की उन अल्फाज पर एतमर हंस दी थी, फिर सीधी खड़ी हुई। जो सामान उसने उठा रखा था वो कजला खान ने उससे ले लिया। पांचों हवेली से बाहर आए। कजला खान और बारबत सामान घोड़े की जीन से बांधने लगे थे। सामान में ज़ादेरा की 2 खुरजीनों के अलावा पानी का मशकीज़ा था। उन चारों ने देखा कजला खान ने चमड़े की चादर में बंधा हुआ अपना बिस्तर भी घोड़े की जीन के पिछले हिस्से में बांध रखा था और बिस्तर इस अंदाज में बांधा गया था कि वो पीठ के ज्यादा हिस्से को ढांप लेता था और अगर पुष्ट की जानिब से कोई तीर अंदाजी भी करे तो वो कजला खान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। सारा सामान घोड़े की जीन से बांधने के बाद कजला खान ने वहां छोटे से दरख्त के साथ बंधी हुई घोड़े की लगाम खोली। एक प्यार भरी अलविदाई निगाह पहले एतमर पर डाली, फिर कहने लगा, अब आप मुझे इजाजत दें, मैं जाता हूं, मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। इस पर वो चारों हाथ हिलाने लगे थे। जबकि कजला खान अपने घोड़े पर सवार हुआ, उसे एड़ लगाई और मुस्तकर की तरफ हो लिया था। वहां से उसने अपने दोनों साथियों तरदी खान और अरगोन खान को साथ लिया। उसके बाद वो मौसल शहर की तरफ जाने के लिए दहली से कूच कर गए थे।